स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक बार फिर अपना तीसरा वीडियो लेकर। चलिए आइए शुरुआत करें। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब आ जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको जान लेना जरूरी है झील किसे कहते हैं। तो ऐसा जलाशय जो चारों ओर स्थल से घिरा हो झील कहलाता है। और झील का वर्गीकरण दो प्रकार से करा गया है, एक है मीठे पानी की झील और दूसरा है खारे पानी की झील। अगर हम भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का झील है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आपको एक राज्य उड़ीसा देखने को मिलेगा, वहां पर यह झील स्थित है। अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो वुलर झील है, जो कि आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलती है। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी कंचनजंगा है। अगर कंचनजंगा की स्थिति की बात करें तो आपको एक राज्य देखने को मिलेगा, उस राज्य का नाम है सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा की स्थिति है। अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो इसका नाम है डूरंड रेखा। सर मोटिगर डूरंड ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। अगला है भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसका नाम है मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से कहां तक है, तो यह भाग 2 में देखने को मिलती है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसने वाले लोग क्या कहलाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रवासी भारतीय के नाम से जानते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए। तो आपका जवाब हो गया अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स से लिए गए हैं। अगर मूल अधिकार किस भाग में है तो बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 में देखने को मिलते हैं। भाग 1 में हमने राज्य निर्माण प्रक्रिया देखी थी, भाग 2 में हमने नागरिकता देखी थी और भाग 3 में हमको मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। अगला है मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक आपको मूल अधिकार देखने का वर्णन मिल जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, तो अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को। अगर हम देखें तो यह कवच की तरीके काम करता है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता के अधिकार देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है, तो आपको जवाब मिल गया होगा रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। अगला है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो डायनामाइट के आविष्कारक हमारे अल्फ्रेड नोबल हैं। इन्हीं की याद में सन 1901 से नोबल पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर स्टीम इंजन का आविष्कारक कौन है, तो आपका जवाब हो गया जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। अगला है टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत कितने राज्यों में वर्णित था। इसका मतलब राज्य से हमारा महाजनपद से है, मतलब कितने महाजनपदों में वर्णित था, तो आपका जवाब आएगा 16 महाजनपदों में। अगला प्रश्न है महावीर के पिता का क्या नाम था, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला है जैन धर्म की 2 शाखाओं के नाम क्या थे जिसमें जैन धर्म विभाजित हो गया, तो पहले थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। इनका मानना ये था कि दिशाएं ही इनका वस्त्र हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।
अगला है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता इनके जन्म के 7 दिन बाद ही परलोक सिधार गई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वी उपभू की स्थिति कब होती है? तो उससे जान लेना जरूरी है उपभू की स्थिति क्या होती है। जैसा कि हमने उपसौर और अपसौर की स्थिति देखी थी, उसी प्रकार उपभू और अपभू की स्थिति होती है जब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट चंद्रमा होता है, तो इस स्थिति को हम लोग उपभू की स्थिति कहते हैं। और जब चंद्रमा यानी मून पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो इस घटना को अपभू घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार हमने उपसौर और अपसौर की घटना देखी थी। पृथ्वी उपभू की स्थिति कब होती है? तो उपभू की स्थिति हमारी 3 जुलाई को देखने को मिलती है। और ऐसा ही हमने उपभू की स्थिति देखी थी जो कि हमको 3 जनवरी को देखने को मिली थी। आपने क्या देखा? जब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट चंद्रमा होता है, ऐसी स्थिति को उपभू कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को घटित होती है। और जब अर्थ से सर्वाधिक दूरी पर चंद्रमा होता है, तो इस घटना को अपभू के नाम से जानते हैं। यह घटना 3 जुलाई को घटित होती है। अगला प्रश्न है 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका नाम शरद विषुव है। 23 सितंबर को एक स्थिति होती है जिसे शरद विषुव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 21 मार्च वाली स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसे बोलते हैं वसंत विषुव। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री या इक्वेटर कहलाती है। ये थे हमारे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।